पिछले पार्ट में हमने बीएससीआई ऑडिट के जनरल परसेप्शन के बारे में बात किया था। बीएससीआई ऑडिट क्या है, बीएससीआई कौन कंडक्ट करता है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, और जब आप बीएससीआई ऑडिट के लिए तैयार होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। कल हमने ये भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि बीएससीआई ऑडिट के दौरान ऑडिटर का क्या एजेंडा होता है, बीएससीआई का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है जिसमें हमने 13 पॉइंट्स आपको बताया था, और उसमें क्या क्या एजेंडा के स्टेप्स हैं जो ऑडिटर अपने साथ लेकर आता है, मीन्स उसका ऑडिट एजेंडा क्या है। हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले ओपनिंग मीटिंग होगी। ओपनिंग मीटिंग के दौरान जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपसे कलेक्ट करेंगे, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। सेकंड, फैक्ट्री टूर करेंगे। वो फैक्ट्री टूर के दौरान जो उनका ऑब्जर्वेशन होगा वो नोट करेंगे। थर्ड, हमने कहा था कि उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाते हैं, फिर जनरल डॉक्यूमेंटेशन आपके वेरीफाई किए जाते हैं, और आपके पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। आज हम बात करेंगे फैक्ट्री के लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जिसकी जरूरत बीएससीआई ऑडिट में होगी। पहला है फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री डिपार्टमेंट से फैक्ट्री रन करने के लिए परमिशन, या आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लें, फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन। आपको पता है कि फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऐड करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका प्लान 50 एम्प्लॉय के डिप्लॉयमेंट का है तो एटलीस्ट 100 एम्प्लॉय का फैक्ट्री लाइसेंस लें। फिर सेकंड आता है अप्रूव्ड लेआउट ऑफ बिल्डिंग, यानी अप्रूव्ड लेआउट प्लान। ये लेआउट प्लान फैक्ट्री डिपार्टमेंट अप्रूव करके देती है, जिसमें मशीनरीज के और आपके पूरे सेटअप के कौन सी चीज कहां पर है उसमें मार्क्ड होती है। इस फैक्ट्री लेआउट प्लान में हमेशा ये ध्यान रखें कि जितने फ्लोर्स हैं इसके अलावा टेरेस भी कवर होने चाहिए उस फैक्ट्री लेआउट प्लान में। आमतौर से हमेशा ये होता है कि फ्लोर्स के तो है लेकिन टेरेस के प्लान नहीं है और वो नॉन कंप्लायंस में आ जाता है, तो टेरेस का भी प्लान उसमें इंक्लूड करके रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपको चाहिए बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट। बेसिकली ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है कि बिल्डिंग आपकी कमजोर नहीं है और आप इसमें काम कर सकते हैं, मशीन आप इसमें चला सकते हैं, हेवी वर्क आप इसमें कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्टर्ड इंजीनियर से स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेनी होती है, जो आपको फैक्ट्री डिपार्टमेंट में देना पड़ता है। वो इसलिए है क्योंकि बीएससीआई ऑडिट में आपके बिल्डिंग पर भी काफी हद तक फोकस होता है, जैसे बिल्डिंग में क्रैक ना हो, सीपेज कहीं नहीं आ रही हो वर्किंग स्टेशंस में, या जर्जर हालत में बिल्डिंग ना हो। इन चीजों पर खास तौर पे बीएससीआई ऑडिट में फोकस होता है, तो इसके मेंटेनेंस का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी हमारे पास होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन अपडेटेड आपके पास आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए और वो नोटिस बोर्ड पे डिस्प्लेड भी होने चाहिए, ताकि एम्प्लॉय को ये पता रहे कि मिनिमम वेजेस इस समय ये चल रहा है। आपके पास अगर 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर भी होना चाहिए, जिसको लेबर डिपार्टमेंट सर्टिफाई करके देती है, और वो आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए, और इसको भी नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना चाहिए। क्योंकि फैक्ट्री में जहां पर यूनियन नहीं है या यूनियन है भी तो ये लीगल लेबर डिपार्टमेंट से लेबर कमिश्नर से सर्टिफाई किया हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें
फैक्ट्री कंडक्ट करने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और ये वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो फाइनलाइज होता है उसका ड्राफ्ट सर्टिफाई होता है। आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप फैक्ट्री शिफ्टों में रन कर रहे हैं, आपके पास शिफ्ट अप्रूवल होना चाहिए। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज होने चाहिए कि इस पर्टिकुलर ईयर में जो 2021 है सपोज करिए, तो जनवरी से दिसंबर के बीच में कौन सी छुट्टियां आप दे रहे हैं, उसमें एटलीस्ट 7 हॉलीडेज होने चाहिए। 7 से ज्यादा आप दे सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं दे सकते, जिसमें नेशनल हॉलीडेज और फेस्टिवल हॉलीडेज इंक्लूड है, संडेज एक्सक्लूडेड है। फैक्ट्री के प्रोसेस में पॉल्यूशन है या नहीं है, आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आपके पास कंसेंट होना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट से आपके पास एनओसी होना चाहिए। आप अपने कर्मचारी का हेल्थ चेकअप कराते हैं, इससे रिलेटेड रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री रूल्स के हिसाब से आपको एटलीस्ट 6 मंथ में ऐसे एम्प्लॉय जो हजार्डस प्रोसेस या केमिकल यूज कर रहे हैं, इसके अलावा स्वीपर जो क्लीनिंग का काम कर रहा है, और पेंट्री के लोग, इनके हर 6 मंथ्स पे आपको हेल्थ चेकअप कराने हैं, जिसमें चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट आपको कराना होता है, और फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। इसमें केयरफुल रहना चाहिए कि अगर किसी एम्प्लॉय का एबनॉर्मल टेस्ट रिपोर्ट है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजना चाहिए। इस तरह से आपके पास हेल्थ चेकअप से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होने चाहिए। एम्प्लॉय का मस्टर रोल मेंटेन होना चाहिए फैक्ट्री में, जो डिफाइंड फॉर्मेट है स्टेट्स के हिसाब से। लिव विद वेज रजिस्टर आपके पास मेंटेन होना चाहिए। लिव विद वेज रजिस्टर में अर्न लीव से रिलेटेड डिटेल्स होने चाहिए, कितनी छुट्टियां कर्मचारी ने एंजॉय किया और कितने बैलेंस है उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और मंथ वाइज उसने कितने वेजेस अर्न किए वो डिटेल उसमें एंटर्ड होने चाहिए। डीजी सेट अगर आपके पास है तो उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपके पास जरूर होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगी। स्टेक इमिशन का टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज है, और स्टेक इमिशन टेस्ट रिपोर्ट बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं जो करते हैं। डीजी का नॉइज टेस्ट होना चाहिए। डीजी सेट में नॉइज कितना है, नॉइज लेवल अभी प्रेजेंट टाइम में एकॉस्टिक साउंडलेस डीजी सेट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम टेस्ट करा लें तो ज्यादा बेटर है। डीजल का स्टोरेज अगर आप 2000 लीटर से ज्यादा कर रहे हैं तो इसके लिए आपको परमिशन लेना होता है। अगर बिलो 2000 लीटर है तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और डीजल स्टोरेज एक उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए जहां पर डीजल स्टोरेज किया जा सके। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर का सीलिंग सर्टिफिकेट और लोड सैंक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोडक्शन एरिया में चूंकि जो भी जहां भी प्रोडक्शन होता है उसमें मटेरियल्स में प्रोसेस होते हैं या केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कितना हार्मफुल है एम्प्लॉय के लिए, इसके लिए एम्बिएंट एयर टेस्ट रिपोर्ट प्रोडक्शन एरिया का या उससे रिलेटेड ऑल एरियाज का होना चाहिए। इवन के फैक्ट्री प्रीमिसेस के बाहर का भी एम्बिएंट एयर टेस्ट होना चाहिए। नॉइज लेवल मॉनिटर करना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक मशीन के पास साउंड कहीं ज्यादा तो नहीं है, जिसकी वजह से अगर किसी तरह का इंसिडेंट हो जाए तो समझ में ना आए। तो इसलिए नॉइज लेवल टेस्ट
प्रोडक्शन एरिया में, मशीन एरिया में और फैक्ट्री के बाहर डे और नाइट दोनों टाइम का नॉइज लेवल टेस्ट होना चाहिए। वर्क जोन मॉनिटरिंग एनालिसिस होना चाहिए, जहां पर केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है तो केमिकल्स की कितनी क्वांटिटी उस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है, इसको मेजर करना चाहिए और इसका रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखना चाहिए। लाइट्स का इल्यूमिनेशन टेस्ट होना चाहिए, जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है। नहीं मिलने पे कर्मचारी आपके प्रॉब्लम फील करते हैं, तो लाइट का इल्यूमिनेशन टेस्ट बहुत जरूरी है। इसके अलावा एस्केप रूट्स में भी इल्यूमिनेशन टेस्ट कराना जरूरी है विजिबिलिटी के लिए। ये सारे टेस्ट एथोराइज्ड एजेंसीज जो पीसीबी से, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एथोराइज होते हैं, वो इसके लिए अधिकृत होते हैं कि वो आपको ये सारे टेस्ट करके दें। वेस्ट, अगर आप हजार्डस वेस्ट अपने प्रीमिस में रख रहे हैं, ऑलमोस्ट फैक्ट्रीज में मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट केमिकल के कंटेनर या मटेरियल के कंटेनर होते ही हैं। इसके अलावा मशीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले ऑयल सोप क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, साथ ही ट्यूबलाइट्स टूटे हुए या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिजेक्टेड, ये सारे के सारे हजार्डस वेस्ट कैटेगरी में आएंगे और इनके स्टोरेज के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन होना जरूरी है। इसके अलावा जो भी वेस्ट आपके पास जनरेट होता है उसका एक इन्वेंट्री मेंटेन करना जरूरी है। आपके पास हजार्डस वेस्ट की क्वांटिटी कितनी थी और आपने डिस्पोज ऑफ कितना किया। आज के डेट में आपके पास हजार्डस वेस्ट की क्वांटिटी में मौजूद है। ड्रिंकिंग वाटर जो वर्कर्स के लिए या फैक्ट्री के लोगों के लिए अवेलेबल कराई जाती है, उसका पोर्टेबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी ऑथराइज्ड लेबोरेटरी करके देती है। उसमें वाटर के क्या कंटेंट्स हैं, वो ड्रिंकेबल है या नहीं, ये मेजर किया जाता है। अगर पानी की के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर डिसबैलेंस है तो वो एम्प्लॉय हेल्थ को नुकसान देगी। इसलिए एज पर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर का टेस्ट हर 6 महीने कराया जाए। जो भी फैक्ट्री में केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनका एक लिस्ट मेंटेन होना चाहिए और सेग्रीगेटेड फॉर्म में उसको रखा जाना चाहिए। उसमें जो हजार्डस एनिमल है केमिकल है उसे अलग, और जो नॉन हजार्ड्स केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को अलग रखना चाहिए और उसके एमएसडीएस को फॉलो करना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने चाहिए। सभी एमएसडीएस के केमिकल्स का एक रिकॉर्ड होना चाहिए जो लोकल लैंग्वेज में हो, जिसको कर्मचारी समझ सकते हैं, और ये केमिकल यूजिंग एरियाज या स्टोरेज एरियाज में डिस्प्लेड होने चाहिए और इससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी हमें कर्मचारी को देनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। केमिकल स्टोर कीपर के लिए वर्क इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि केमिकल हैंडलिंग के दौरान वो क्या क्या प्रिकॉशन लेगा और अगर केमिकल उसके किसी बॉडी पार्ट में या आंख में आ गया तो उसे क्या करना है। इससे रिलेटेड उसे ट्रेनिंग भी इंपार्ट करनी चाहिए। अगर आपके फैक्ट्री में लिफ्ट है तो लिफ्ट का परमिशन आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास लिफ्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए जो चार्टर्ड इंजीनियर इशू करता है इंस्पेक्शन के बाद। आपके फैक्ट्री में इवैक्यूएशन प्लान डिस्प्ले होना चाहिए हर एग्जिट पॉइंट्स पे और प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। इसकी हाइट एटलीस्ट 5 फीट अपर पोजीशन होना चाहिए ताकि काम करने वाले सभी कर्मचारी या बाहर से आए विजिटर
उस इवैक्यूएशन प्लान को देखकर ये समझ सकें कि वो इस समय कहाँ पर है और इमरजेंसी में एस्केप रूट क्या होगा। फायर फाइटिंग फिटनेस सर्टिफिकेट फायर डिपार्टमेंट से लिया जा सकता है। हालांकि अब फायर फाइटिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती। पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स के रिफिलिंग के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट फायर डिपार्टमेंट से लेना जरूर होता था। फर्स्ट एड ट्रेनिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए। हर फ्लोर से और हर शिफ्ट से एटलीस्ट दो दो लोगों का ट्रेनिंग लेना इम्पोर्टेंट है और वो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। हमें पता है कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग रेड क्रॉस सोसाइटी के अलावा बहुत सारे एजेंसीज हैं जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करती हैं और हमें प्रॉपर ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉय को देना चाहिए और इंटरनल ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करना चाहिए। अगर मशीनरीज में या किसी प्रोसेस के लिए प्रेशर वेसल्स का इस्तेमाल हो रहा है तो प्रेशर वेसल का रूटीन टेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी ऑथोराइज्ड इंजीनियर उसको टेस्ट करके बताएंगे कि ये प्रेशर वेसल सेफ है या नहीं है, इसका वर्किंग सेफ है या नहीं है। तो इसके लिए एक तो हमें रूटीन टेस्ट का रिपोर्ट अपने पास रखना होगा और ये एटलीस्ट वंस इन ईयर कराना होगा। प्रेशर वेसल का हाइड्रोलिक टेस्ट भी कराया जाना चाहिए। ये हाइड्रोलिक टेस्ट पानी में डालकर किया जाता है जिससे कंप्रेशर के वॉल्व की स्टेबिलिटी का पता चलता है। ये भी ऑथोराइज्ड इंजीनियर हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे और एटलीस्ट ये 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। एम्प्लॉय के हेल्थ चेकअप का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। किस डेट में हमने हेल्थ चेकअप कराया और ड्यू कब हो रहा है और टेस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स थे, क्या क्या टेस्ट हमने कंडक्ट किया और टेस्ट के सर्टिफिकेट मेंटेन होने चाहिए कि एम्प्लॉय फिट है या अनफिट है। अब डिस्प्लेस की बात करें तो फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर वर्कर के अवेयरनेस के लिए एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ रूल्स लॉज डिस्प्लेड होने चाहिए जिसमें फैक्ट्री एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, मिनिमम वेजेस का एब्स्ट्रैक्ट, बोनस एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें, ईएसआई एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, प्रोविडेंट फंड का एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें उसमें लोकल लैंग्वेज में डिस्प्लेड होने चाहिए ताकि एम्प्लॉई अवेयर रहे कि जो लेबर लॉज है, लेबर रूल्स हैं, वो ये हैं और उसके एब्स्ट्रैक्ट में एक्चुअल में लॉन्ग एंड शॉर्ट दिया हुआ होता है वर्कर्स के नॉलेज के लिए। फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रेच का प्रोविजन होना चाहिए जिसमें कोई फीमेल एम्प्लॉई अगर काम कर रही है और बच्चे को साथ लेकर आना चाहती है तो वो अपने बच्चे को उस जगह पे रख सके। आजकल मेल्स एम्प्लॉय के लिए भी क्रेच का अरेंजमेंट कंपलसरी हो गया। अगर आपके यहाँ सिलाई का काम हो रहा है ओब्वियसली वहां पर निडल टूटते हैं, निडल हजार्डस वेस्ट है तो निडल का ब्रोकन निडल का आपको रजिस्टर मेंटेन करना है और ब्रोकन निडल के पीसेस कलेक्ट करके रखने हैं। निडल्स के इन्वेंटरी मेंटेन करने हैं, कितने निडल्स इश्यू हुए, कितने टूट गए, कितने स्टॉक में, ये मेंटेन करना है। अगर आपकी फैक्ट्री में बॉयलर का इस्तेमाल हो रहा है तो बॉयलर का लाइसेंस और उससे रिलेटेड टेस्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आपके पास पॉलिसी और प्रोसीजर होने चाहिए और इससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो अब कंपलसरी हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और वंस इन अ ईयर इसका रिटर्न आपको सबमिट करना चाहिए।
इसके अलावा अगर आप बोरवेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोरवेल का परमिशन आपके पास होना चाहिए, जो ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ ग्राउंड वाटर से आपको इशू होता है। इसके अलावा जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ईएसआई प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस हैं वो हमें मेंटेन करके रखना है, चालान एटलीस्ट 1 ईयर का, और उससे रिलेटेड टाइम कार्ड पूरे साल का, मस्टरॉल, ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होने चाहिए। इसके अलावा कुछ लीगल रजिस्टर्स हैं जो हमें मेंटेन करके रखना होता है, जैसे एक्सीडेंट इंसिडेंट रजिस्टर अंडर ईएसआई एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट, फाइन रजिस्टर, डिडक्शन रजिस्टर, एडवांस रजिस्टर और लाइव वॉशिंग रजिस्टर, ये रजिस्टर्स हमारे मेंटेन होने चाहिए। इसके अलावा ओवर टाइम रजिस्टर या कंपनसेटरी लीव रजिस्टर हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जनरल डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में। थैंक यू।